कल हम लोग पढ़े थे फाइलम पोरीफेरा का सामान्य लक्षण। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण मतलब होता है कि उस संघ में कितने प्रकार के उसके वर्ग हैं या क्लास है, ऑर्डर है, और उसी हिसाब से इसका अध्ययन करते हैं। इससे अध्ययन करने में सुविधा रहती है, सरलता रहती है। तो इसमें जो वर्गीकरण होता है स्पंज का, पोरीफेरा का, वो इसके कंकाल के आधार पर होता है। जो इसका कंकाल होता है, कल हम लोग पढ़े थे, जो कंटिकाएं होती हैं कैल्कोब्लास्ट सेल्स होती हैं। अमीबोसाइट सेल हम लोग पढ़े थे, अमीबोसाइट कोशिकाएं। फिर एक बार दोबारा समझ लेते हैं। अमीबोसाइट कोशिकाएं वो होती हैं अमीबोसाइट सेल्स। जो अमीबोसाइट सेल्स होती हैं वह अमीबा के समान होती हैं। जैसे अमीबा होता है उसी तरह से अमीबोसाइट सेल्स होती हैं। तो ये अमीबोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, ये अमीबोसाइट कोशिकाएं अमीबा के समान होती हैं। अमीबा के समान, अमीबा के समान होती हैं अमीबोसाइट कोशिकाएं। तो इनमें जो है कई प्रकार के सेल्स आते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कल, पोरोसाइट पढ़े थे, वो ऑस्टिया बनाती है। इसके बाद जो है वो कैल्कोब्लास्ट कोशिकाएं, कंटिकाएं बनाती है। कीसोसाइट कोशिकाएं, कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो स्पंज के मीजोहिल में पाई जाती हैं, मध्य स्तर में पाई जाती हैं। स्पंज के मीजोहिल में जो अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, उनमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं, और ये सेल्स अमीबा के समान मूव करती, अमीबा के समान गति करती है, अमीबा के समान बिहेव करती है जैसे अमीबा मूव करता है। और इनमें स्यूडोपोडिया या पादाब होते हैं। स्यूडोपोडिया हम लोग पढ़े थे, हिंदी में कहते हैं पादाब। पादाब को अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडोपोडिया, अंग्रेजी में कहते हैं इसको फॉल्स फीट, झूठे पैर। झूठे पैर कैसे होती है हम लोग पढ़े थे, फिंगर शेप, उंगली के समान होती हैं, और वो जो है प्रतिपल बनती रहती हैं, शरीर में विलीन होती रहती हैं। 3 प्रकार के जो है सेल्स कह सकते हैं या एनिमल कह सकते हैं। जैसे अमीबा हो गया, WBC हो गई, स्पंज अमीबोसाइट, 3 प्रकार की होती हैं। ये जो है सब इनमें सब में पादाब होता है। और जो अमीबोसाइट्स होती हैं ये केवल स्पंज में ही पाई जाती हैं। और किताब में स्पष्ट लिखा है जंतु जगत में केवल अमीबोसाइट स्पंज में ही पाई जाती हैं और किसी जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो इसको हम लोग समझ रहे थे। तो जो कंकाल होता है, कंकाल के आधार पर जो उसका स्केलेटन होता है, ये कंटिकाएं होती है, उसके आधार पर स्पंज का या पोरीफेरा का अपन वर्गीकरण करते हैं हम लोग। तो पहला इसमें है कैलकेरिया। कैलकेरिया जो होता है, कैलकेरिया नाम ही इसका है कैल्शियम कार्बोनेट, KClCO3 की कंटिकाएं बनी होती इसमें, बड़ी होती हैं। और इनमें जो नाल तंत्र दोबारा समझ लेते एक बार। नाल तंत्र अंग्रेजी में कहते हैं कैनाल सिस्टम, हिंदी में कहते हैं नाल तंत्र। नाल तंत्र का इसका अगर इसको थोड़ा देखें समझ में आ जाएगा। ये है स्पंज, यहां से ये जो है पानी अंदर आ रहा है और ये आया और ये आस्कुला में, और ये क्या है, ये है ऑस्टिया, और ये क्या है, ये है स्पंजोसेल। हिंदी कहते हैं स्पंज में पानी आता है और यहाँ से जो है बाहर निकल जाता है। ये क्रिया लगातार 24 आवर चलती रहती है और इसके द्वारा जो बाहरी जल है लगातार अंदर आता रहता है। और यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है
जिसे हम लोग कल पढ़े थे, उसे कहते हैं कीट कोशिकाएं, अंग्रेजी में कहते हैं कोनोसाइट सेल्स। इस तरह से होती हैं ये ओस्टिया हो गया, ये कीट सेल्स होती हैं, कीट कोशिकाएं होती हैं, और इनमें ये फ्लैजेला लगे रहते हैं, ये कंटिकाएं होती हैं, रेगुलर हम लोग कहते हैं। ये ओस्टिया है, इस तरह से ऐसे इसमें भी लगी रहती, इस तरह भी होती हैं। ये रेजुला है, ये कंटिकाएं हैं, और यहाँ पर म्यूजुअल होता है जिसमें अमीबोसाइट पाई जाती है। तो ये क्या करती हैं, कल बताया था, जो कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम का होता है जो ये कीट कोशिकाएं, कोनोसाइट सेल्स हैं, हिंदी में कीट कोशिकाएं कहते हैं। और ये कोनोसाइट सेल क्या बनाती हैं, कोनोडर्म बनाती हैं। कोनोसाइट कोशिकाएं कोनोडर्म बनाती हैं। क्वेश्चन परीक्षाओं में आता, ध्यान समझ लेते हैं, क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है, यदि कीट कोशिका यदि कीट कोशिका के फ्लैजेला निकाल दिए जाए, फ्लैजेला इसमें इस तरह से होती है, ये फ्लैजेला मूव करता है। तो अगर इनको फ्लैजेला निकाल दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा। तो अगर कीट कोशिकाएं के फ्लैजेला निकाल दिया जाए तो जल का गमन ओस्टिया से स्पंज गुहा की ओर नहीं होगा। मतलब बाहरी जल स्पंज गुहा में ओस्टिया से नहीं आएगा। ये बाहरी जल है, ये ओस्टिया है, ओस्टिया से लगातार ये बाहरी जल अंदर आता रहता है। तो अगर कीट कोशिकाओं में फ्लैजेला निकाल दिया जाए तो जो जल का आगमन है, जो कैनाल सिस्टम है, वो प्रभावित होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और बाहरी जल अंदर नहीं आएगा। जब बाहरी जल अंदर नहीं आएगा, हम लोग कल पढ़े थे कि जो स्पंज होता है, बाहरी जल में जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को शरीर की स्पंज की सभी कोशिकाएं एब्जॉर्ब करती हैं। बताया था कि स्पंज में कोशिकीय स्तर का सेलुलर टाइप ऑफ जो उसका शारीरिक संगठन होता है, जो बॉडी डिफरेंशिएशन होता है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है। और कोशिकीय स्तर ये मतलब कि सभी सेल्स आपस में, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, सभी सेल्स स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र रूप से पोषण करती हैं, स्वतंत्र रूप से श्वसन करती हैं, स्वतंत्र रूप से उत्सर्जन करती हैं। उत्सर्जन किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, अमीनोटीलिक। अमीनोटीलिक मतलब अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनोटीलिक जो होता है, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्यों करते हैं, जितने जलीय जंतु होते हैं सभी उत्सर्जन अमोनिया करते हैं, क्योंकि अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। और जो जलीय जंतु होते हैं, निम्न श्रेणी जलीय जंतु होते हैं, उनका शरीर जल के संपर्क में रहता है, इसलिए इनमें उत्सर्जन जो होता है वो अमोनोटीलिक होता है, अमोनिया का उत्सर्जन होता है। और अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, आसानी से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इसमें जो है किस प्रकार का शारीरिक संगठन परीक्षाओं में आता है, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है। क्यों, क्योंकि सभी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से, उनमें कोई संबंध नहीं होता, सभी कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं। हर कोशिका स्वतंत्र रूप से पोषण करती है, स्वतंत्र रूप से उत्सर्जन करती है, स्वतंत्र रूप से भोजन ग्रहण करती है, पोषक पदार्थ उसको प्राप्त होता रहता है म्यूजुअल में। और इस प्रकार से जो है कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन होता है। और इसमें जो अब जब कोशिकीय स्तर का, तो इसमें जो है पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक होती है। अंग्रेजी में कहते हैं रिजनरेशन। पुनरुद्भवन मतलब होता है, कल बताया था, पुनरुद्भवन परिभाषा होती है खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेना। जो कोई भाग नष्ट हो जाता है, नष्ट हुए भाग को रिजनरेट कर लेना। रिजनरेट होना रिजनरेशन, पुनरुद्भवन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया था विल्सन ने। विल्सन एक वैज्ञानिक थे, कल बताया था, कल भी फिर आप समझ लेते हैं। विल्सन एक वैज्ञानिक, उन्होंने बताया था कि अगर एक स्पंज को लेते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और स्पंज को
रेशम के कपड़े से, सिल्क कपड़े से, उस कपड़े से उसको छान लेते हैं। सेल्स अलग अलग हो जाएंगी, पानी में जो सेल्स नीचे आएंगी छानने के पश्चात, कुछ समय पश्चात वो सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी और छोटे छोटे स्पंज बना लेंगे। इसे कहते हैं रिजनरेशन, पुनरुत्थान। और सबसे ज़्यादा पुनरुत्थान क्षमता स्पंज में होती है, क्योंकि इसमें कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन होता है। उसके पहले हम लोग पढ़े थे अमीबा में। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में अगर अमीबा को कई भागों में, टुकड़ों में काट दे तो प्रत्येक टुकड़ा से जिस टुकड़े में केंद्रक का अंश होता है वो नया भाग अमीबा बना लेता है। इसी प्रकार से इसमें एक पुनरुत्थान क्षमता होती है। और किसने किया था? विल्सन ने किया था। परीक्षाओं में आता है कि पुनरुत्थान शब्द हम व्यवस्थित किसने स्पष्ट किया था? विल्सन ने किया था। तो पहली महत्वपूर्ण चीजें हो गई, इसमें जो नाल तंत्र होता है, एस्कान, साइकान या ल्यूकान, 3 प्रकार का नाल सिस्टम होता है। नाल सिस्टम क्या होता है? नाल तंत्र मतलब होता है जितने स्पंज हैं, बाहरी जल ऑस्टिया से आता है, ऑस्टिया असंख्य छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ऑस्टिया जल आता है, ऑस्टिया से होते हुए स्पंज गुहा में आता है, बीच का स्पंज गुहा में आता है और फिर आस्कुलम से बाहर निकल जाता है। आस्कुलम की संख्या 1 होती है और ऑस्टिया की संख्या असंख्य होती है। तो ये कैनाल सिस्टम को समझ लीजिए। इसके बाद से आता है इनकी जो 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है, कंटकी। कंटकी क्या होती है भाई? स्पाइकल्स, कंटिकाएं। कौन निर्माण करती है? कैल्कोब्लास्ट कंटिका। कैल्कोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो कंटिकाओं का निर्माण करती हैं। एक प्रकार की अमीबोसाइट सेल्स होती हैं और ये कहाँ पाई जाती है? मीजोहिल में पाई जाती है। कंटिकाएं जो होती हैं यही स्पंज का कंकाल बनाती हैं। इसके पश्चात इनमें कीट कोशिकाएं बड़ी होती हैं। कीट कोशिकाएं क्या होती हैं? कीट कोशिकाएं वो होती हैं जो स्पंज के बीच में पाई जाती हैं, जिसे डिप्लोब्लास्टिक होता है, बाहरी भाग पेनेकोडर्म होता है, पेनेकोसाइट सेल्स बनाती हैं, बीच का मीजोहिल होता है, अंदर का कोनोडर्म होता है। जो कोनोडर्म मतलब कीट कोशिकाओं से बना होता है और कीट कोशिकाएं जो है वो बड़ी होती है इसमें। और कीट कोशिकाओं का काम क्या होता है? कीट कोशिकाओं में लगातार मूव करती रहती हैं। इसी मूव के कारण जो है लगातार जो है निकालन होता है, लगातार पानी अंदर जल प्रवाह बना रहता है। इसमें उदाहरण साइकान और ग्लूकोस्टोलिन। अब आता है हाइलोस्पंजी। इनमें कंकाल पारदर्शी होता है, रंगीन चमकदार होता है। ये समुद्र में हाइलोस्पंजी समुद्र में पाए जाते हैं। कंटिकाएं 6 भुजी होती है, मतलब 3 भुजी होती हैं, 2 भुजी होती हैं और 6 भुजी होती हैं। 6 भुजाएं होती हैं। नाम प्रणाली साइका में निकाल प्रकार की होती है। इसके पश्चात ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला हम लोग पढ़ेंगे। यूप्लेक्टेला बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझ लेते थोड़ा सा। तो यूप्लेक्टेला जो होता है, यूप्लेक्टेला ये परीक्षाओं में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको कहते हैं, हिंदी में लिखे दे रहा हूं, वीनस की फूलों की डलिया। वीनस की फूलों की डलिया, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस की फूलों की डलिया, वीनस की फूलों की डलिया, वीनस फ्लावर बास्केट। ये एक प्रकार का स्पंज होता है, बहुत सुंदर होता है और जापान में इसको लोग सजाने के लिए, जैसे हम लोग गमला रखते हैं, कांच का उसमें रखते हैं गमला, उसी प्रकार से इसके जो कंकाल होते हैं खूबसूरत होते हैं, उसको सजाने के रूप में रखा जाता है और इसको वीनस की फूलों की डलिया कहा जाता है। ये किस में आता है? ये आता है हाइलोस्पंजी में आता है और बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए इसको वीनस, एक वीनस देवी है उनकी अंग्रेजों की, इसलिए इसको नाम रखा गया वीनस की फूलों की डलिया। वीनस की फ्लावर की, वीनस फ्लावर बास्केट। यूप्लेक्टेला परीक्षाओं में आता है। वीनस की फूलों डलिया कैसे कहते हैं, इसमें लिखेंगे यूप्लेक्टेला एक प्रकार का स्पंज होता है। जापान में इसको जो है इसके कंकाल को सुरक्षित रखते हैं। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज समझ लेते हैं, एक होता है स्पंजी कोला। स्पंजी कोला
अब स्पंजिकोला क्या है? स्पंजिकोला के जो सूखे कंकाल होते हैं, जापान में क्या होता है, जब जापान में शादी विवाह होता है तो उसी समय स्पंजिकोला के जो उनके कंकाल होते हैं मेल फीमेल के, नर मादा के, वो गिफ्ट में दिए जाते हैं। कैसे दिए, क्यों दिए जाते हैं, उसका समझते हैं। इसके जो स्पंजिकोला के जो है मेल फीमेल अंदर चले जाते हैं स्पंज के अंदर, वहीं अंदर जो है जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके पश्चात ध्यान समझेंगे, आस्कुलम में कंटिकाएं बन जाती हैं, आस्कुलम फ्रिज बोलते हैं, कंटिकाएं बन जाती हैं, तो वो अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। और जब वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके कंकाल उसमें विवाह में गिफ्ट रूप दिए जाते हैं कि जैसे ये साथ साथ जिए और साथ साथ मरे, ऐसे आप लोग भी जीवन भर साथ रहो। तो ये स्पंजिकोला के जो है सूखे जो कंकाल होते हैं, ये भी गिफ्ट में दिए जाते हैं। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। ड्यूप्लेक्टेला बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है। वीनस की फूलों की डलिया ड्यूप्लेक्टेला होता है, इसकी जो कंटिकाएं होती है, परीक्षाओं में भी आता है। कंटिकाएं किसकी बनी होती है, तो कंटिकाएं इसकी जो है उसकी मिलकर की बनी होती है। और ये हाइलोस्पंजी में आता है, हाइलोस्पंजी के अंतर्गत आता है। अब आता है डिमोस्पंजी। डिमोस्पंजी जो होता है, डिमोस्पंजी इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कंकाल स्पंज के स्पंज जो स्पंज होता है, स्पंज समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन अपवाद के रूप में कुछ कंकाल कुछ स्पंज जो होते हैं वो फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं, जैसे स्पंजिला। स्पंजिला ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये परीक्षा में आता है, इसको समझ लेते हैं। स्पंजिला अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेश वाटर स्पंजेस। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या है। इसकी विशेषता ये होती है कि अधिकतर स्पंज, जितने स्पंज हैं सभी स्पंज समुद्र में ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पंज होते हैं एक्सेप्शनली, जैसे स्पंजिला। ये परीक्षा में आता है, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये भी आ जाता है। तो स्पंजिला जो होता है, परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, वो मिल सकता है कि कौन सा स्पंज जो होता है वह फ्रेश वाटर स्पंज होता है। विच टाइप ऑफ स्पंज फ्रेश वाटर स्पंज, किस प्रकार, कौन से प्रकार का स्पंज जो है फ्रेश वाटर स्पंज होता है, तो उसमें अपन लिखेंगे स्पंजिला। स्पंजिला जो होता है ये एक प्रकार का फ्रेश वाटर स्पंज होता है। बाकी जितने स्पंज होते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं जो है ड्यूप्लेक्टेला पढ़े हैं, ल्यूकोसोलेनिया पढ़े हैं, और साइकॉन जो है पढ़े हैं, जितने स्पंज है सभी स्पंज मैरीन होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं मैरीन, ये हिंदी में कहते हैं समुद्री, मैरीन। लेकिन कुछ स्पंज जैसे स्पंजिला है, ये फ्रेश वाटर स्पंज होता है, मतलब ये तालाबों में, पोखरों में, नदियों में, यहाँ पर भी पाया जाता है स्पंजिला। ये भी परीक्षाओं में आता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है। तो इस प्रकार से जो है स्पंज का वर्गीकरण, इसमें जो है सिलिकन कंटिकाएं बनी होती है, कुछ कंटिकाएं गंधक की प्रोटीन बनी होती है। नाल प्रणाली केवल ल्यूकान प्रकार का होता है। ल्यूकान में क्या होता है कि जो कैनाल सिस्टम होता है बहुत कई भागों में डिवाइड हो जाता है, उसमें छोटे छोटे वो बन जाते हैं, चैम्बर बन जाते हैं, और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है। आप लोग सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। तो जो ल्यूकान सिस्टम होता है वो ल्यूकान सिस्टम से पाया जाता है स्पंज में। और ये स्पंज जो होते हैं, ये स्पंज फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं, तालाबों में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, पोखरों में पाए जाते हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि स्पंज का आखिर महत्व क्या है, इसका आर्थिक महत्व क्या है, समझ लेते हैं। फिर एक बार समझ लेते हैं, यूप्लेक्टेला, वीनस की फूलों की डलिया, स्पंजिकोला के झींगे होते हैं, इनके कंकाल विवाह में दिए जाते हैं, यूप्लेक्टेला वीनस की डलिया और वीनस फ्लावर बास्केट होगा। स्पंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, तालाबों में, पोखरों, नदियों में पाया जाता है। इसके बाद आता था, अब इसका महत्व समझ लेते हैं। इसका महत्व क्या है,
स्पंज जो होता है, स्पंज कई प्रकार के होते हैं। कुछ सामान्य स्पंज होते हैं। सामान्य स्पंज जो है साफ करने में, नहाने में, साफ करने में, मैल साफ करने में, गाड़ी साफ करने में, फर्श साफ करने में उपयोग होते हैं। कुछ स्पंज होते हैं वो गद्दों में उपयोग होते हैं। प्राचीन काल में स्पंज का उपयोग होता था। प्राचीन काल में जो स्पंज होता था वो स्पंज का उपयोग जो ढाल, शरीर का ढाल बनाने में उपयोग होता था। और खून जो निकलता था शल्य चिकित्सा में तो उसको सोखने के लिए काम आता था। कुछ लोग जो है स्पंज को शराब में डुबो के मुंह में उसको निचोड़ लेते थे। इस तरह कई प्रकार का स्पंज था। और जो स्पंज होता है एक टर्किश बाथ स्पंज होता है। टर्किश बाथ स्पंज ये सबसे महंगा स्पंज होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्पंज होता है। और ये जो है स्पंज जो होता है सबसे बेहतरीन स्पंज जिसको माना जाता है, अच्छी क्वालिटी स्पंज माना जाता है। और स्पंज का उपयोग आजकल जो है जो सिनेमा हॉल है उसमें उपयोग किया जाता है, जिससे जो इसमें इको ना हो, जिसमें प्रतिध्वनि ना हो। और गद्दों में, सोफों में, रजाइयों में इसका उपयोग होता है। जो अच्छी किस्म के गद्दे आते हैं, सोफे आते हैं, उसमें भी स्पंज का उपयोग होता है। स्पंज प्राचीन काल से स्पंज का उपयोग हो रहा है। वर्तमान में स्पंज का उपयोग साफ सफाई में इसका करते हैं। जो टर्किश बाथ स्पंज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ स्पंज जो हानिकारक होते हैं जैसे क्लायोना स्पंज होता है। क्लायोना स्पंज होता है, ये स्पंज जो है सीप में छेद कर देता है, सीप उद्योग को नुकसान पहुंचाता है। क्लायोना स्पंज ये एक प्रकार का हानिकारक स्पंज होता है। हानिकारक स्पंज होता है क्लायोना, और ये जो है हानि पहुंचाता है। स्पंज विशेषता ये होती है, स्पंज जो है बदबूदार होते हैं। इनमें पुनरुद्धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग पढ़े थे, बहुत ज़्यादा पुनरुद्धारण क्षमता होती है। पूरा स्पंज उद्योग होता है, स्पंज की खेती होती है। स्पंज को जो है बड़े बड़े गोताखोर समुद्र के अंदर उसको जो है चट्टानों जाके बांध देते हैं। कुछ समय पश्चात उसको काट के ले आते हैं, समुद्र के अंदर उसको डाल देते हैं, जिससे उसका जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। फिर तेज पानी से उसकी धार से उसके अंदर जो मिट्टी है उसका जीव द्रव्य सड़ा जला पदार्थ वो सब साफ करते हैं। उसके पश्चात उसको काट करके पॉलिश करके उसका उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का स्पंज पूरा इंडस्ट्री होती है। स्पंज का उपयोग कुछ छोटे छोटे जीव जंतु उपयोग करते हैं, सुरक्षा उपयोग करते हैं। स्पंज कांटेदार होते हैं, बदबूदार होते हैं, इसलिए इसको जो है शिकार नहीं करते, क्योंकि उसमें कांटे स्पाइकल्स होती हैं। तो छोटे जीव होते हैं उसके अंदर घुसे रहते हैं, सुरक्षित में अपना पड़े रहते हैं। खाते जैसे हम लोग पड़े थे स्पंज को लगे जिएंगे। तो इस प्रकार से स्पंज का उपयोग भिन्न प्रकार के अलग अलग उसमें उद्योगों में किया जाता है। और ये स्पंज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्पंज का उपयोग अनेक प्रकार के जो है जो गद्दा है, रजाई है, सोफा है, गाड़ी साफ करने में। अब तो वर्तमान में कृत्रिम स्पंज जब से बनने लगा नायलॉन का, तो स्पंज की उतनी उपयोगिता नहीं रह गई, लेकिन अभी भी स्पंज उद्योग बहुत अच्छा उद्योग माना जाता है। इसका बड़ा काफ़ी आर्थिक महत्व उपयोग है।